बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडलाइन के चैप्टर 79 की पार्ट 2 की वीडियो को। थोड़ा सा देख लेते हैं पार्ट 1 में पहले क्या बात चल रही थी जनाबे वाली। हम देख रहे थे इंसुलिन का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, मुख्तलिफ टिश्यूज में डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने देखा मसल में, हमने कहा जी मसल आमतौर पर तो फैटी एसिड से एनर्जी बना लेता है, लेकिन जब हैवी एक्सरसाइज कर रहा हो या जब अभी ताज़ा खाना खाया हो उस वक्त ग्लूकोज का अपटेक बढ़ता है तो मसल ग्लूकोज से एनर्जी बनाना शुरू कर देता है और ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा के एनर्जी बना लेता है। एनर्जी ना बनानी तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, फैट्स में कन्वर्ट कर लेता है, पर ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा लेता है। और अगर इंसुलिन ना हुई तो मसल ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाता, यानी इंसुलिन बहुत ज़रूरी है ग्लूकोज के अपटेक के लिए मसल्स में। फिर हमने लिवर में देखा, लिवर में भी यही पता चला कि जी इंसुलिन बहुत ज़रूरी है ग्लूकोज के अपटेक के लिए। और फिर लिवर उसके साथ क्या क्या कुछ करता है वो हमने देखा। वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा होता है हमारे पास ग्लाइकोजन के अंदर या मुख्तलिफ, ये यहाँ पे हमने देखा था ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है वो ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में, मुख्तलिफ चीज़ों में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा होता है, उसको यूटिलाइज कर रहा होता है। अब हम देखते हैं ब्रेन पे क्या इफेक्ट है। तो जी ब्रेन जो है ना वो इंसुलिन पे खास डिपेंड नहीं कर रहा होता। उसकी वजह है ब्रेन बेसिकली ना दूसरे टिश्यू से थोड़ा बहुत डिफरेंट है एक मामले में। जो दूसरे टिश्यूज थे वो हमने कहा था उनका गुजारा फैटी एसिड से भी चल जाता है, ठीक है, वो फैटी एसिड से भी अपनी एनर्जी बना लेते हैं। तो जब तो इंसुलिन होगी तो आम तौर पे ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, हम ग्लूकोज से एनर्जी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इंसुलिन नहीं होती तब भी हमारा गुजारा चल जाता है क्योंकि हम फैटी एसिड से एनर्जी बना रहे होते हैं। अब ब्रेन जो है ना वो थोड़ा फर्क है, ब्रेन फैटी एसिड से एनर्जी नहीं बनाता, ब्रेन यूजुअली ग्लूकोज से ही एनर्जी बनाता है। तो इसलिए ब्रेन जो है ना वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होता। वो कहता है यार अगर मैं इंसुलिन पर डिपेंडेंट हुआ तो इंसुलिन तो कभी होगी कभी नहीं होगी। आपको पता है जब इंसान ने खाना खाया होता है इंसुलिन होती है और जब इंसान फास्टिंग स्टेट में होता है इंसुलिन नहीं होती। तो ब्रेन कहता है यार अगर मैं इंसुलिन पर डिपेंड कर गया तो फिर तो मुझे कभी ग्लूकोज मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिली, अगर इंसुलिन की कमी तब मैं क्या करूंगा। तो इसलिए ब्रेन कहता है जी मैंने अपने ब्रेन को ऐसा बनाया हुआ है कि मैं इंसुलिन के बगैर ही ग्लूकोज का अपटेक भी कर लूंगा, मैं ग्लूकोज को यूटिलाइज भी कर लूंगा। इंसुलिन भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सिर्फ ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर दो, अगर ब्लड में ग्लूकोज हुई ना तो मेरा गुजारा चल जाएगा। सही हो गया बात। इसीलिए हम कहते हैं कि लैक ऑफ इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन ग्लूकोज अपटेक एंड यूजेज बाय द ब्रेन, यानी ब्रेन में जो ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है और ग्लूकोज की यूजेज हो रही है वो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं कर रही होती। ब्रेन की मेम्ब्रेन खुद ब खुद परमीबल होती हैं और वो खुद ब खुद ग्लूकोज को यूज कर सकती हैं। ऑलराइट, इसी वजह से अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हुआ तो फौरी तौर पे ब्रेन को मौत पड़ जाएगी क्योंकि ब्रेन तो यूज ही ग्लूकोज कर रहा था। तो यही वजह है कि जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में एक हद से ज़्यादा फॉल कर जाती है तो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिक शॉक हो जाता है, नर्वस सिस्टम बेचारा बड़ा परेशान होना शुरू हो जाता है, फेंटिंग हो सकती है, सीजर्स हो सकती हैं, हद तक कॉमा भी हो सकता है। ओके होगी बात। तो ये हमने देख लिया ब्रेन में क्या इफेक्ट है इंसुलिन का। फिर देखते हैं एडिपोज टिश्यू में क्या इफेक्ट होता है इंसुलिन का। एडिपोज टिश्यू भी एक नॉर्मल टिश्यू की तरह है, तो यहाँ पे भी इंसुलिन आएगी तो ही ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज करेगा। और फिर ग्लूकोज के साथ क्या किया जाएगा एडिपोज टिश्यू में, जाहिर बात है फैट सेल है तो यहाँ पे हम ग्लूकोज को फैट वगैरह में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से, उससे हम ग्लिसरॉल बना लेते हैं। ग्लिसरॉल आपको पता है वो यूज कर रहा होता है, ग्लिसरॉल बना लेते हैं, वो आगे फैट्स बनाने में रोल प्ले करती है। बड़ी आसान सी बात है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी। आगे आता है, यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट होता है कार्बोहाइड्रेट पे इंसुलिन के जो भी इफेक्ट्स थे। मसल में क्या इफेक्ट्स थे, लिवर में क्या इफेक्ट्स थे, ब्रेन में क्या इफेक्ट्स थे और फैट एडिपोज टिश्यू में क्या इफेक्ट्स थे। अब हम देखते हैं इंसुलिन के फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म इफेक्ट्स देख रहे हैं। एक चीज़ ज़रा समझ लेना, इंसुलिन ना कोई इस तरह की चीज़ है कि ये वो जिस तरह कोई सड़े हुए अंकल होते हैं ना, वो पार्क में जो बच्चा खेलो, बच्चा घरों को जाओ, पार्क में नहीं खेलना, घर जाओ। इंसुलिन भी कुछ इस तरह की चीज़ है कि ये ब्लड में किसी को नहीं टिकने देती, कहती है बस तुम्हारा भी अपटेक हो जाए, तुम भी सेल में चले जाओ, तुम भी सेल में चले जाओ, हर एक को इसी तरह करवाई जाता है। यानी कि इंसुलिन जो है ये मिसाल के तौर पर ब्लड है ना, ये सेल्स हैं मुख्तलिफ, इंसुलिन ग्लूकोज का भी अपटेक करवाती है, इंसुलिन अमाइनो एसिड्स का भी अपटेक करवाती है, इंसुलिन फैटी एसिड्स का भी अपटेक करवाती है, हर चीज़ का ना अपटेक करवाई जा रही है। सही होगी बात। और इसके ऑपोजिट जो हार्मोन है यानी कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल में हमने कहा था मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स, मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज के अपटेक को भी इनहिबिट करते हैं, तो यानी कि ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन। तो वो कितने अच्छे वाले अंकल ना जो कहते हैं बच्चों खेला करो, ब्लड में रहा करो, तो ये ब्लड में रखते हैं इंसुलिन कॉर्टिसोल, और इंसुलिन जो है सबका अपटेक बढ़ाती है। अपटेक बढ़ाने के बाद अंदर जाके भी इन बच्चों को आज़ाद नहीं फिरने देती, चैन से नहीं बैठने देती, अंदर जाके भी अमाइनो एसिड से कहती है कि तुम किसी बड़े के पास जाओ, तुम प्रोटीन बन जाओ। फैट से कहती है कि यार तुम फैटी एसिड से कहते हो तुम फैटी एसिड के फॉर्म में क्यों, फ्री फॉर्म में क्यों, तुम ऐसा करो तुम फैट बन जाओ, ठीक है। और ग्लूकोज से तो खास ही दुश्मनी है ना इंसुलिन की, इसको तो ना सिर्फ ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है बल्कि जब ग्लूकोज बढ़ने लगती है तो कहती है तुम फैटी एसिड बन जाओ, तुम अमाइनो एसिड बन जाओ, तुम कुछ बन जाओ, तुम बस ग्लूकोज ना रहो। सही हो गई बात। तो पहली बात
इंसुलिन जो है वो ब्लड में जो सबके अपटेक को बढ़ा रही है। दूसरा, इंसुलिन जो है वो इनको आगे एनाबॉलिज्म करवा रही है, स्टोरेज फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रही होती है। और तीसरा, ग्लूकोज से खास ही दुश्मनी रखती है, इसको हर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन में सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पा रहा होगा, फैटी एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे होंगे, नहीं ग्लूकोज नहीं जेनेसिस हो रहा होगा, ग्लाइकोजन टूट रही होगी, जारी वजह सारा कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। सही होगी बात। मैंने इसलिए डेफिशिएंसी बता दी क्योंकि गाइटन ना हर बात पहले एक बात रोल एक्सप्लेन करता है, फिर कहते हैं डेफिशिएंसी तो ये हो जाएगा। यार क्या, जब रोल पता चलेगा तो डेफिशिएंसी पता ही जाएगी ना। ऑल राइट, तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू में समझ में आ गया है। अब हम एक चीज को पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से चलते चले जाएंगे। फैट मेटाबॉलिज्म के बारे में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर काफी देर इंसुलिन ना हो तो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह होना शुरू हो जाता है, फैट मेटाबॉलिज्म काफी गड़बड़ी होना शुरू होती है। इसलिए ये ना समझना कि इंसुलिन का फैट पे कोई इफेक्ट नहीं है, भाई बड़े डाटे इफेक्ट होते हैं। अब पढ़ना शुरू करते हैं जी। इंसुलिन प्रमोट्स फैट सिंथेसिस एंड स्टोरेज। जैसा कि हमने बताया था कि फैट की सिंथेसिस को प्रमोट करेगी, फैटी एसिड को जब अंदर आ गया तो फिर फैट सिंथेसिस करवाएगी, फैट को स्टोर करवाएगी। इन सारी चीज़ों में इंसुलिन अपना रोल प्ले करती है। किस तरह से रोल प्ले कर रही है वो वाली बात यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, हमने ग्रोथ हार्मोन में कहा था, अगर आपको याद हो, कि ग्रोथ हार्मोन इज प्रोटीन स्पेयरर। क्योंकि जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन को इस्तेमाल नहीं होने देता। वो कहता है ग्लूकोज को, फैट को यूज कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ग्लूकोज को यूज कर लो, प्रोटीन को नहीं यूज, प्रोटीन को मैं छेड़ने में नहीं दूंगा। इंसुलिन फैट को नहीं छेड़ने देती, ये फैट स्पेयरर होती है। ये कहती है जब भी एनर्जी चाहिए ना ग्लूकोज यूज कर लो, यार है तो सही, ग्लूकोज तो दुश्मनी है ही है ना इंसुलिन को। तो जब एनर्जी चाहिए होती है इंसुलिन कहती है ग्लूकोज यूज कर लो, फैट को नहीं छेड़ना। तो इसको हम फैट स्पेयरर भी कहते हैं। सही होगी बात। कि फैट को टूटने नहीं देती, बल्कि जब कभी बॉडी में ग्लूकोज फालतू हुई हो ना तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है फैटी एसिड्स में और फैट वगैरह फॉर्म करती है। ये वाला जो काम है ना ये आमतौर पर लिवर में हो रहा होता है। लिवर में हम ग्लूकोज को फैटी एसिड वगैरह में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फिर ये फैटी एसिड जो है ना वो हमारे पास लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म है, वो जो एलडीएल वगैरह होते हैं लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में हमारे पास ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। ब्लड में रिलीज होकर वो दोबारा फैटी एसिड बनते हैं। वो सारा कुछ अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये बात याद रखिएगा कि एक तो ये फैट को टूटने नहीं देता, फैट स्पेयर होता है, और दूसरा जब ग्लूकोज फालतू होती है तो ये ग्लूकोज से भी फैट बनाना शुरू कर देता है। तो ये इंसुलिन की करतूत है। ये वाले करतूत ये किस किस तरीके से कर रहा है, फैटी एसिड सिंथेसिस लिवर में किस तरह से हो रहा है, ये देखिएगा। नंबर 1, इंसुलिन इंक्रीजेस ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द लिवर सेल्स। ये तो आपको पता ही है ना, ये कहती है बच्चों चलो भाई चलो पार्क में क्यों आए हो, घरों को जाओ घरों को जाओ। तो लिवर के अंदर भी ग्लूकोज के अपटेक को इंसुलिन बढ़ा देगी, पहली बात। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि फैट सिंथेसिस में किस तरह रोल प्ले कर रही है इंसुलिन। तो पहला काम क्या किया, ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा दिया, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है, और फिर बेसिकली ग्लूकोज से ही आगे आपको पता है फैट बन रहा होता है। ग्लूकोज को अपटेक करने के बाद फौरी तौर पे इसके साथ फॉस्फेट लगा दिया जाएगा ताकि ये वापस ना चली जाए। सही की बात। तो इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी और फिर आगे इसको एसिडल को ए में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसी तरह आगे फैटी एसिड सिंथेसिस होती है। ऑलरेडी यहाँ तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट काम क्या करती है जाने वाली, जब हमारे पास ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है तो आपको पता है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में कन्वर्जन भी बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मोनोमर में कन्वर्जन भी बढ़ जाती है, ग्लूकोज की फैटी एसिड में कन्वर्जन बढ़ जाती है, और ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है वो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो भी तो बढ़ जाएगा ना। तो जब ग्लाइकोलाइसिस बढ़ता है ना तो उसमें हमारे पास सिट्रेट और आइसोसिट्रेट वगैरह की क्वांटिटी बढ़ना शुरू होती है। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में बनता है पायरोवेट, फिर एसिटाइल कोए, फिर क्रेब साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर क्रेब साइकिल में क्या बनता है, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ये चीजें बनती है ना। जब ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक होगा इंसुलिन की वजह से तो ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस होगा, ज्यादा क्रेब साइकिल होगा, यानी कि लिवर के अंदर सिट्रेट और आइसोसिट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सिट्रेट और आइसोसिट्रेट फैटी एसिड सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। सही के बाद तो अगर देखा जाए फैट सिंथेसिस में ओवरऑल अगर हम इसका रोल देखें इंसुलिन का, तो पहले क्या किया इंसुलिन ने, ढेरों ढेरों ग्लूकोज को अंदर लेके गए, ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करवाया, ठीक है, और एसिटाइल कोए वगैरह बनवाया, मैरिडाइल कोए बनवाया ताकि फैटी एसिड बनाने के लिए सबस्ट्रेट आ जाए। नंबर 2, जब ग्लूकोज इतना ज्यादा अंदर लेके गए थे तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी हुआ, सिट्रेट भी बन गया, आइसोसिट्रेट भी बन गया। ये सिट्रेट आइसोसिट्रेट भी फैटी एसिड सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। सही की बात। तो ग्लूकोज को तो पूरी तरह दुश्मन हुआ है ना, ग्लूकोज को तोड़ भी बहुत रहा है और जो बाकी ग्लूकोज बच गई है उसको फैट में कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत स्टिमुलेट कर रहा है। सही की बात है। सिट्रेट आइसोसिट्रेट की भी समझ में आ गई। फिर एक और बात देखिएगा जी, मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स आर देन सिंथेसाइज्ड विद इन द लिवर एंड यूज्ड टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स। ये तो हमने देख लिया कि लिवर के अंदर इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड्स के अंदर। अब ये फैटी एसिड्स ना लिपोप्रोटीन्स की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, यानी लिपोप्रोटीन का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि एलडीएल वगैरह हो गए, इस तरह मुख्तलिफ लिपोप्रोटीन होती है ना। फैटी एसिड लिपोप्रोटीन का हिस्सा बन गए और लिपोप्रोटीन का हिस्सा बन के अब ये लिपोप्रोटीन रिलीज हो जाती है ब्लड में। ठीक है,
मैंने आपको बताया था इंसुलिन तो कहती है चलो बच्चों घर को चलो घर को चलो, ब्लड में तो किसी को रहने ही नहीं देती ना। तो अब ये क्या चाहेगी कि इस लिपोप्रोटीन के अंदर से फैटी एसिड निकले ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। तो होता बेसिकली क्या है, इस लिपोप्रोटीन को तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज। इस लिपोप्रोटीन लाइपेज को भी यही इंसुलिन एक्टिवेट करेगी। सही होगी बात। लिपोप्रोटीन लाइपेज को भी इंसुलिन ने एक्टिवेट करना है ताकि ये लिपोप्रोटीन टूटे और हमारे पास फैटी एसिड्स फ्री फॉर्म में आए। जैसे ही फैटी एसिड फ्री फॉर्म में आएंगे, इन फैटी एसिड्स की सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन को भी इंसुलिन मोहतरमा ही नहीं प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये समझो इस तरह मदद से फैटी एसिड आ रहा था, इस फैटी एसिड की सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन करवा दी इंसुलिन ने, और फिर फैटी एसिड को भी चैन से नहीं बैठने देती, इनको भी आगे फैट में कन्वर्ट करवाती है, ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करवाती है। ठीक है, चैन तो इसको है ही नहीं। तो ओवरऑल किया कि हमने लिवर में फैटी एसिड को फॉर्म किया, फॉर्म करके अब फैट्स को स्टोर कहाँ पे करना होता है, फैट टिश्यू में स्टोर करना होता है ना। तो अब हम सोचते हैं कि यार ये फैटी एसिड का क्या करें, अगर यहीं पे हमने ट्राइग्लिसराइड बनाना शुरू कर दिया, यहीं पर स्टोर करना शुरू कर दिया, तो लिवर बेचारा कितना फैट स्टोर करेगा। तो यानी इसको तो चर्बी के बाद भेजना चाहिए, फैट टिश्यू के बाद भेजना चाहिए, एडिपोज टिश्यू के बाद भेजना चाहिए। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू के बाद भेजने के लिए इसको लिपोप्रोटीन में इनक्लोज करते हैं, इनक्लोज करके ब्लड में रिलीज करते हैं। जैसे ब्लड में आता है लिपोप्रोटीन लाइपेज को इंसुलिन एक्टिवेट करती है, इसको तोड़ती है, फैटी एसिड्स को सेल के अंदर भेज देती है और कहती है लो भाई अब तुम पहुंच गए एडिपोज टिश्यू के पास, अब तुम ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाओ और तुम पक्के पक्के यहाँ पे स्टोर हो जाओ। ठीक है, जब तक तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने देखा कि इंसुलिन ने फैट सिंथेसिस को प्रमोट किया पहले नंबर पे, और फिर फैट की स्टोरेज को भी प्रमोट किया। डैनो की बात हम देखते हैं इंसुलिन का एडिपोज सेल्स के अंदर क्या इफेक्ट है। एडिपोज सेल्स के अंदर इंसुलिन क्या करिए, नंबर 1 इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, यानी कि वो हार्मोन्स जो कि इस ये जो आपके पास फैट है इस फैट को तोड़ते हैं, उसे कहती है खबरदार फैट को तोड़ा यार, मैंने इतनी मुश्किल से लाके इस फैट को स्टोर किया है, तो इस लाइपेज को इनहिबिट कर देती है, फैट को तोड़ने नहीं देती। सही होगी बात। नंबर 2 इंसुलिन प्रमोट्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इनटू फैट सेल्स, फैट सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाती है। ये बात हमें पहले ही पता है कि ग्लूकोज की अपटेक को तो हर जगह पे इसने बढ़ाना ही बढ़ाना है। लिवर के अंदर भी ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाया था ताकि फैटी एसिड बन सके, यहाँ भी ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाती है। यहाँ पे ग्लूकोज अंदर आके क्या करेगा, अगर इस सेल को कुछ एनर्जी बनानी है तो ग्लूकोज यूज करके हम एनर्जी बना लेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को भी फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम इससे भी ट्राइग्लिसराइड बना सकें। कितनी खुशी की बात है ना, पहले जब ट्राइग्लिसराइड बने हुए थे उनको तोड़ने भी नहीं दे रहा, लाइपेज को इनहिबिट कर दिया, बल्कि ग्लूकोज को अपटेक करवा के वहां से फैटी एसिड बनवा के तो और ट्राइग्लिसराइड बनवाई जा रहा है। सही मतलब काम लगा हुआ है भाई तुम तो। उसके अलावा ना सिर्फ फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है बल्कि ग्लूकोज को ग्लिसरॉल में भी कन्वर्ट किया जाता है। आपको पता है ना, वो जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसमें ऐसे 3 कार्बन होते हैं, एक ग्लिसरॉल मतलब होता है, और ग्लिसरॉल में आगे आके 3 फैटी एसिड लग रहे होते हैं। सही होगी बात। तो हमने ग्लूकोज की मदद से फैटी एसिड भी बनाए हैं और ग्लूकोज की मदद से हम ये ग्लिसरॉल भी बना रहे हैं। तो पूरे एनर्जी से हम एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज को अपटेक करवा करवा के स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट को बना रहे हैं। डन होगी बात। इंसुलिन डिफिशिएंसी क्या करेगी, जाहिर सी बात है अगर इंसुलिन स्टोर करवा रही है तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी में ये टूटना शुरू हो जाएगा और फैटी एसिड बनना शुरू हो जाएंगे, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएंगे, ये बातें होंगी ना। तो वो कह रहे हैं इंसुलिन डिफिशिएंसी इंक्रीजेज यूज ऑफ फैट फॉर एनर्जी, फैट एनर्जी के लिए यूज होना शुरू होता है क्योंकि इंसुलिन हमारे पास फैट स्पेयर थी, इंसुलिन ने फैट को बचा के रखा हुआ था। अब इंसुलिन खत्म हो गई है तो फैट तो नहीं बच सकेगा, अब तो हम फैट को एनर्जी के लिए यूज करेंगे, हम कहेंगे ऐसी की तैसी। सही होगी बात। इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेज लिपोलाइसिस ऑफ स्टोरेज फैट, जो फैट स्टोर हुआ होता है उसको तोड़ेंगे एंड इंक्रीज फ्री फैटी एसिड्स। इंसुलिन थी ना वो जो कहती थी चलो वो तो घर को चलो ब्लड में नहीं रहना, अंदर जाओ। अब जब इंसुलिन की कमी हुई है तो जाहिर सी बात है आपके पास ब्लड के अंदर फैटी एसिड आना शुरू हो जाएंगे, हम कहेंगे यस बल्ले बल्ले, ब्लड के अंदर फैटी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि जैसे ही इंसुलिन की कमी हुई है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो गई, जैसे ही इंसुलिन की कमी हुई है फौरी तौर पर फ्री फैटी एसिड ब्लड इंक्रीज कर गए हैं। सही की बात। और फिर फ्री फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म वगैरह की वजह से एसिड भी बढ़ना शुरू होता है, वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जनाब वाली, जब इंसुलिन की हो गई कमी, ब्लड के अंदर फैटी एसिड भी बढ़ गई है, ग्लूकोज भी बढ़ गया, अमीनो एसिड भी बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया। ठीक है, जब ब्लड में इतने फैटी एसिड बढ़ जाएंगे और ये वाले फैटी एसिड आएंगे हमारे पास लिवर के पास इतने फैटी एसिड आएंगे, लिवर कहेगा हैं आजकल ब्लड में इतने फैटी एसिड क्यों हुए हैं। खैर जो भी हुआ हो, मुझे तो फैटी एसिड के साथ एक ही काम करना आता है, मैं उसको लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता हूँ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बना देता हूँ। एलडीएल वगैरह होती है इनमें, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, फैटी एसिड भी होते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये जो लिवर होता है ये लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बना के इसको ब्लड में रिलीज करना शुरू कर देता है। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है ब्लड में बहुत ज्यादा फैटी एसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर बहुत ज्यादा लिपोप्रोटीन और बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह भेजना शुरू करता है ब्लड में। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है।
और जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह भी खराब होना शुरू हो जाती है, ब्लड बहुत थिक होना शुरू हो जाता है और ब्लड क्लॉट्स के चांसेस बढ़ना शुरू होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू होता है। इसी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, क्योंकि सारे बच्चे घर से बाहर निकल आते हैं, ब्लड में सारे फैटी एसिड आ जाते हैं। जब इतने फैटी एसिड होंगे तो कोई अच्छा काम तो नहीं होगा ना। वो ज़्यादातर फैटी एसिड जो होंगे वो लिवर में जाके ये एलडीएल में और मुख्तलिफ चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह में कन्वर्ट होकर ब्लड में आएंगे, तो बेचारा ब्लड जो है वो कोलेस्ट्रॉल रिच हो जाएगा। तो बेचारा अच्छा एक तो देखो ना, आ गए ब्लड में आ गए, चलो खैर है। आमतौर पे क्या होता था, जो ब्लड में आते थे हम उसको सेल्स में भेज दिया करते थे। अब इंसुलिन तो है नहीं, सेल्स में जाना उसने कोई नहीं। वो जो इंसुलिन कहा करती थी कि चलो भाई चलो सेल में जाओ, शाबाश शाबाश, ब्लड बनी रहना, अब वो इंसुलिन है नहीं। तो बड़ा मसला बन गया ना, एक तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बंद रही है, दूसरा वो कोलेस्ट्रॉल टूट भी नहीं रही, तो फिर जाहिर बात है मसला तो होगा इंसुलिन के ना होने की वजह से। एक्सेस यूजेज ऑफ फैट ड्यूरिंग इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेज कीटोसिस एंड एसिडोसिस। अब हुआ बेसिकली क्या है, एक तो आपको पता चल गया जब इंसुलिन नहीं होगी तो ट्राइग्लिसराइड्स को हम तोड़ के फैटी एसिड लेके आ जाएंगे यहाँ पे, और ये फैटी एसिड बहुत सारे लिवर में आ जाएंगे, ये एलडीएल वगैरह बन गई, सारा कुछ काम चल रहा है हमारे पास। एक और चीज देखिएगा, जब इतने ज्यादा फैटी एसिड आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम कहते हैं यार फैटी एसिड से एनर्जी तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। फैटी एसिड से एनर्जी बनाने के लिए आपको पता है फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्निटीन शटल। सही है के बाद जब इंसुलिन नहीं होगी तो कार्निटीन शटल बड़ी तेजी से काम करेगी और फैटी एसिड को भेजी जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, फैटी एसिड वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, उससे एटीपी बनना शुरू हो जाएगी, उससे एसिटाइल को ए वगैरह भी बनना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, पहले हमने कहा था एसिटाइल को ए फैटी एसिड के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। अब हम कह रहे हैं जब फैटी एसिड टूटेगा तो एसिटाइल को ए बनेगा। एक जैसी बात होगी ना भाई, एसिटाइल को ए इज यूज टू मेक फैटी एसिड। तो जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा होती है और इंसुलिन बहुत ज्यादा होती है तो ग्लूकोज यूज करते हैं, एसिटाइल को ए बनती है और उस एसिटाइल को ए से फैटी एसिड बना लेते हैं। जब इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है, सॉरी फैट बना लेते हैं, जब इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है तो ये फैट टूटता है और फैट के टूटने से एसिटाइल को ए बनना शुरू होता है। अब जनरल वाली ब्लड में एसिटाइल को ए वगैरह बनना शुरू हो गया। सही होगी बात। अब एसिटाइल को ए बनना शुरू हो गया है, ये कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में। अच्छा चलो फिर कुछ गुजारा कर लेते थे हम। पहले पता क्या होता था, ये मिसाल के तौर पे एक सेल है ना, उसने किया जनाब वाली फैट को यूज किया और फैट को यूज करके बना लिया एसिटाइल को ए। अब ये एसिटाइल को ए कन्वर्ट हो गया एसिटो एसिटिक एसिड में। ये एसिटो एसिटिक एसिड जो है वो आपके पास रिलीज हो गया ब्लड में। आमतौर पे हम क्या करते थे, हम कहते थे चलो खैर है, ये जो एसिटो एसिटिक एसिड है इसको हम वापस किसी ना किसी सेल में भेज देते हैं और वापस सेल में भेज के एसिटो एसिटिक एसिड एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, बाद एसिटाइल को ए कोई गड़बड़ ना करे तो हम कहते हैं चलो यार इसको क्रैब साइकिल में यूज कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ गुजारा चल रहा था। इंसुलिन ने पूरी गड़बड़ डाल दी। इंसुलिन एसिटो एसिटिक एसिड को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट भी नहीं होने देता। यानी एक तो एसिटो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, दूसरा एसिटो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट भी नहीं होने दे रहा। तो ये तो ब्लड में बहुत ज्यादा एसिटो एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो यही आप देख रहे हैं कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी में ब्लड में एसिटो एसिटिक एसिड बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर इतने सारे एसिटो एसिटिक एसिड का क्या करें, इसको हम कन्वर्ट करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड में, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एसीटोन में, फिर बहुत गड़बड़ होना शुरू हो गई है। ये जो तीनों चीजें हैं, एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और एसीटोन, इन सबको मिला के हम कहते हैं कीटोन बॉडीज। तो यानी कि जब इंसुलिन नहीं होती तो ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं और इसी वजह से हम कहते हैं कि कीटोसिस हो गया। और ये आगे लीड कर रहा होता है सुअर किस्म के एसिडोसिस में, कोमा और फिर अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ आ रही है बात। इंसुलिन नहीं होगी तो फैट टूटेगा, फैट टूटेगा एसिटाइल को ए बनेगा, एसिटाइल को ए से एसिटो एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटो एसिटिक एसिड जाएगा वापस एसिटाइल को ए में कन्वर्टर लगेगा, लेकिन इंसुलिन का खबरदार एसिटो एसिटिक एसिड यार मैं फिर क्या करूं, फिर वो मुख्तलिफ कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी और वो कीटोन बॉडीज बॉडी में कीटोसिस कॉज करती हैं। तो ये हमने देख लिया इंसुलिन का इफेक्ट फैट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। अब आता है इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सही है की बात। ये भी मुख्तलिफ टिश्यू में देखते जाने वाली। इंसुलिन प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्टोरेज। जैसे हमने कहा था इंसुलिन फैट का सिंथेसिस और स्टोरेज को प्रमोट करती है, उसी तरह इंसुलिन इसकी प्रोटीन के भी स्टोरेज को, इसकी भी सिंथेसिस वगैरह को प्रमोट करती है। मैंने आपको बताया था ना, हमारे से प्रोटीन बनाने को भी स्टिमुलेट करेगी, फैटी से फैट बनाने को भी स्टिमुलेट करेगी, हर चीज को तो स्टिमुलेट करने लगी हुई है। तो चलो जनाब वाली इसने किधर गए, हाँ यहाँ पे। तो पहले चीज देखिएगा, इंसुलिन स्टिमुलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी ऑफ द अमीनो एसिड टू द सेल। पहले तो बात आपको पता चल गई है, बहुत सारे अमीनो एसिड को कहेगा चलो भाई घर जाओ घर जाओ घर जाओ। अच्छा सारे नहीं, कुछ अमीनो एसिड को खास तौर पे बहुत ज्यादा भेजती है ये, साथ में वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, टायरोसिन, फेनिलैलैनिन, इन अमीनो एसिड को तो खास तौर पे हम घर भेजते हैं। ठीक हो गई बात। नंबर 2 पे क्या काम कर रही है, ये ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए भी इंक्रीज कर रही है। आपको पता है प्रोटीन से ट्रांसलेशन से फॉर्म होती है, तो जब ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इंक्रीज करेगी, या मिसाल के तौर पे आपके पास सेल है जिसमें ट्रांसलेशन हो रही है, तो ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इंक्रीज करेगी तो आपके पास ज्यादा प्रोटीन बनेगी। तो पहले नंबर पे
हम ढेरों ढेर अमाइनो एसिड्स को अंदर लेके भी आए हैं। नंबर 2, हम उन अमाइनो एसिड की ट्रांसलेशन भी बढ़ा रहे हैं। नंबर 3 क्या करेगी, ये डीएनए के पास जाएगी, कहेगी ज्यादा एमआरएनए बनाओ, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन भी इंक्रीज करेगी। तो ज्यादा एमआरएनए बनाएगी, ज्यादा ट्रांसलेशन करवाएगी, ज्यादा अमाइनो एसिड को लाएगी, तो प्रोटीन फॉर्मेशन को कितना जबरदस्त प्रमोट कर रही है ना। तो ये आप देख सकते हैं नंबर 3 में लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सिलेक्टेड डीएनए, डीएनए से एमआरएनए बनाने के प्रोसेस को भी तेज कर रही है। 3 काम हो गए। चौथा काम ये क्या करती है, प्रोटीन्स को टूटने नहीं देती। जो कैटाबॉलिज्म प्रोटीन होना होता है ना, बॉडी में होता है, उस कैटाबॉलिज्म को भी टूटने, प्रोटीन्स को टूटने नहीं देती। कहती है यार मैं इतनी मुश्किल से प्रोटीन बना रही हूँ, सही की बात। तो ये प्रोटीन्स को टूटने नहीं दे रही, उसके कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रही है। नंबर 5 काम कर रही है, लिवर में इंसुलिन डिप्रेसेस द रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस बट डिक्रीजिंग द एक्टिविटी। ये देखो, ये है लिवर, लिवर में अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देती। क्यों होने देगी यार, इंसुलिन तो वैसे ही ग्लूकोज की सबसे पक्की दुश्मन है, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कैसे बनने देगी, कहती है खबरदार। तो ये अमाइनो एसिड को कन्वर्ट भी नहीं होने देती, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड ज़्यादा रहते हैं। फिर उन अमाइनो एसिड को सेल में भी बहुत भेजती है, फिर ट्रांसलेशन को भी बढ़ाती है, ट्रांसक्रिप्शन को भी बढ़ाती है, और प्रोटीन्स को टूटने भी नहीं देती। तो अल्टीमेटली देखो बहुत सारे तरीकों से ये प्रोटीन की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर रही है। आगे, इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेज प्रोटीन डिप्लीशन एंड, अब जाहिर बात है डेफिशिएंसी होगी तो उल्टे काम होना शुरू हो जाएंगे। डेफिशिएंसी होगी तो अमाइनो एसिड यूज होकर ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएंगे। डेफिशिएंसी होगी तो ट्रांसक्रिप्शन भी स्लो हो जाएगी, ट्रांसलेशन भी स्लो हो जाएगी, अमाइनो एसिड्स का अपटेक भी स्लो हो जाएगा, और प्रोटीन्स टूटना भी शुरू हो जाएंगी। ये सारे स्टेप उल्टे हो जाएंगे ना डेफिशिएंसी में। यही वाली बात है कि एक्सेस अमाइनो एसिड्स आर, अच्छा डेफिशिएंसी होगी तो अमाइनो एसिड ब्लड में आजाद फिरेंगे, क्योंकि वो इंसुलिन तो है नहीं जो कहती थी चलो भाई चलो घर को चलो, वो इंसुलिन तो अब है ही नहीं। ऑलराइट, एक बड़ी मजे की बात यहाँ पे डिस्कस की हुई है उन्होंने। हमने कहा कि जी ग्रोथ हार्मोन भी प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं, इंसुलिन भी प्रोटीन हार्मोन बनाने में रोल प्ले करती हैं, लेकिन ये दोनों हार्मोन अकेले होना तो कुछ भी नहीं कर पाते। अकेली इंसुलिन भी बहुत बेकार है, अकेली ग्रोथ हार्मोन भी बहुत बेकार है। यार ये क्या बात है, बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी बात है ये। अब हमारा अंदाजा ये है कि शायद ऐसा होता हो कि कुछ अमाइनो एसिड्स को इंसुलिन सेल में अपटेक करवाती हो, कुछ अमाइनो एसिड को ग्रोथ हार्मोन अपटेक करवाता हो। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो आधे अमाइनो एसिड का अपटेक नहीं हो पाएगा, प्रोटीन इससे नहीं बनती होंगी। लेकिन बार ये बात याद रखिएगा, ये दोनों साइनर्जिस्टिकली काम करती हैं, कि दोनों होंगे तो अच्छी प्रोटीन की अच्छी फॉर्मेशन हो सकेगी। इन दोनों में से किसी की भी कमी होगी तो प्रोटीन की फॉर्मेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, शुक्र हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। प्रोटीन पे इफेक्ट, फैट पे इफेक्ट, कार्बोहाइड्रेट पे इफेक्ट। अब देखते हैं प्रोटीन की सिक्रीशन का मैकेनिज्म क्या है, प्रोटीन किस तरह से सिक्रीट होती है। एक बात आपको पता है, बीटा सेल ने सिक्रीट करनी है, ग्लूकोज ज्यादा होने की सूरत में सिक्रीट करनी है, सही है बात। तो देखते हैं क्या होता है जब आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होती है, सही है, तो ये बीटा सेल में आना शुरू हो जाती है। ये जो आपके पैंक्रियास के सेल्स हैं बीटा सेल्स, इनके अंदर ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है। जैसे ही ग्लूकोज का अपटेक बढ़ता है, पहला काम तो हम ये करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ग्लूकोज आई है ना, इसको तो पहले कन्वर्ट करो फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इसकी फॉस्फोरिलेशन करो ताकि ये ग्लूकोज वापस ना जा सके। तो पहले तो हम ग्लूकोज को लाते ही ग्लूकोकाइनेज की मदद से इसको फॉस्फोरिलेशन करवा देते हैं ताकि ये वापस ना जा सके, सही की बात। और ये जो फॉस्फोरिलेशन करने वाला स्टेप है, यही बेसिकली एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। वंस ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन हो गई, फिर आगे इसको हम यूज कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस के तहत, और ग्लूकोज को आपको पता है इससे हम एटीपी फॉर्म कर लेंगे, सही की बात। तो जब भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ती है, इन सेल्स में ज्यादा ग्लूकोज आती है, उसको हम फॉस्फोराइलेट करते हैं और अल्टीमेटली एटीपी फॉर्म करते हैं। जब एटीपी फॉर्म होना शुरू होती है ना, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास एटीपी पे डिपेंडेंट सेल्स होते हैं, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे चैनल्स जो कि एटीपी के ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं। तो जब एटीपी बनेगी, ये पोटेशियम चैनल हो जाएंगे क्लोज, बंद हो गए। जब पोटेशियम चैनल क्लोज हो गया तो क्या पोटेशियम सेल से बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। पहले तो बड़े मजे से बाहर जाया करते थे ना, इस पॉजिटिव आयन के बाहर जाने की वजह से सेल अंदर से नेगेटिव था, इस सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। अब एटीपी बनी, चैनल बंद, पोटेशियम बाहर नहीं जा पा रहा, तो क्या होगा, ये नेगेटिविटी कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी। इस मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम चैनल खुलना शुरू हो जाएंगे। ऐसी चेन चली जा रही है यार लंबी चौड़ी। जब कैल्शियम चैनल सेल के अंदर आते हैं तो पता क्या होता है, कैल्शियम इन वेसिकल्स को रिलीज करवाता है। और ये कौन से वेसिकल्स हैं? ये वही वेसिकल्स हैं जिनके अंदर इंसुलिन भरी हुई थी। वो समझ आई बात की, अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज के बढ़ने से इंसुलिन का रिलीज होना शुरू हो गया है। कैसे हुआ? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ी तो इस सेल में ग्लूकोज आई, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, वो आगे यूज हुआ, एटीपी फॉर्म होना शुरू हो गया। एटीपी की वजह से ये पोटेशियम चैनल क्लोज हो गए, पोटेशियम बाहर नहीं जा सका तो डीपोलराइजेशन हो गई, डीपोलराइजेशन हुई तो कैल्शियम चैनल खुल गए, कैल्शियम चैनल खुले तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ तो कैल्शियम ने इन वेसिकल्स को बाहर भेजना शुरू कर दिया, इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ गई। सही होगी बात? तो ये वाली बातों में समझ में आ गई। अच्छा, अब जो भी कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं ना यहाँ पे, ये कुछ और हार्मोन्स भी होते हैं जो कि इस इंसुलिन को रिलीज करने में रोल प्ले करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हमने जीआईटी में पढ़ी थी, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन ट्रोपिक पेप्टाइड। ये जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रिलीज कर रहा होता है इसको। अब इंटरेस्टिंग कुदरत की देखो, जब खाना खाते हैं तो मील के फौरन बाद इंसुलिन रिलीज होनी चाहिए ना, ऐसी बात है ना। तो देखो
ये जो हार्मोन है, ये जब खाना खाने पे हम खाना खाते हैं, जीआईटी में खाना जाता है, ये हार्मोन जाके यहाँ पे कैल्शियम चैनल वगैरह को खोलता है और इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देता है। तो कितनी ज़बरदस्त बात हो गई ना, खाना खाने की वजह से इंसुलिन रिलीज हो गई। तो कैसे कैसे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के सिस्टम्स बनाए हुए होते हैं। सिर्फ एक ग्लूकोज लेवल बढ़ने से नहीं, खाना खाने से भी इंसुलिन हमारी प्रमोट हो रही है। सही की बात। और जो आपका सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, अब सोचो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है? बढ़ाने की जरूरत है। इंसुलिन को फिर कम होना चाहिए ताकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रह सके, ठीक है। तो इसी वजह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें रिलीज होने वाला जो नॉरएपिनेफ्रिन है, वो इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रह सके, बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में है। तो कैसे कैसे सिस्टम बनाए हुए हैं। अच्छा, अब सोचो जो आप ड्रग्स देते हैं, जो शुगर के पेशेंट को दवाई देते हैं कि ज़्यादा बॉडी में इंसुलिन बन जाए, वो दवाई क्या करती होगी? नेचुरल सी बात है, वो दवाई भी कुछ ऐसे ही करेगी ना कि ये ज़्यादा इंसुलिन रिलीज हो सके। तो ये वो दवाई भी बेसिकली इन पोटेशियम चैनल्स को क्लोज करती है ताकि कैल्शियम चैनल खुल सके और इंसुलिन ज़्यादा बन सके। तो ये जो हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स होते हैं, ये भी बेसिकली इसी तरह से अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक हो की बात। अब देखते हैं कंट्रोल ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, यानी इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ती घटती कब है। भाईजान पहले तो लोगों का यही ख्याल था कि सिर्फ ग्लूकोज के लेवल के मुताबिक बढ़ती घटती है, ठीक है। तो वैसे बात तो सही है कि मेनली ग्लूकोज के लेवल के मुताबिक ही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ब्लड में अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे उससे भी फर्क पड़ेगा ये वो। अच्छा, ग्लूकोज के साथ ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी बात है, जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ती है ना, तो इंसुलिन दो फेजेस में बढ़ रही है। आप देख सकते हैं जैसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना शुरू हुई, इंसुलिन फौरन इंक्रीज हुई, फिर थोड़ी सी कम हुई, फिर दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गई। सही की बात। तो ये दो फेजेस में इंक्रीज हो रही होती है। पहले फेज में हम कहते हैं कि जी एक जो भी आपके पास पहले से बनी हुई इंसुलिन थी, प्री फॉर्म्ड इंसुलिन थी, वो फौरी तौर पर रिलीज करना शुरू कर दी। तो ये बहुत ही रैपिड इफेक्ट होता है जिसमें 10 फोल्ड हमने इंक्रीज कर दिया है इन ब्लड में इंसुलिन को। सही की बात। तो ये वो कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन प्लाज्मा इंक्रीजेस। और फीडबैक रिलेशन तो बड़ा मजेदार सा इंटरेस्टिंग सी चीज है। जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, वो इंसुलिन लेवल को भी इंक्रीज कर देता है, और फिर इंसुलिन इस ग्लूकोज को कम करती है, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज कम होगी, इंसुलिन भी कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज तो कम हो चुकी है। जब आप दोबारा खाना खाओगे, गप 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 ये ग्लूकोज बढ़ेगी, इंसुलिन बढ़ जाएगी और इस ग्लूकोज को कम कर देगी। तो ये तो आपके पास सिंपल चीज़ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो ग्लूकोज है ये इंसुलिन को एक तो फौरी तौर पर बढ़ाती है और दूसरा बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो ये बात वो कर रहे हैं कि ड्रामेटिक बोथ इन रैपिडिटी, बहुत रैपिडली, एंड इन हाई लेवल ऑफ सिक्रीशन, इंसुलिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा करवाती है। और इसी तरह टर्न ऑफ भी है, जैसे ही ग्लूकोज कम होगी बहुत फौरी तौर पे इंसुलिन कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सही की बात। तो ये चीज़ हमने देख ली है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।